जय हिंद। आप सभी को आज यूटेरिया पाचर का प्रैक्टिस सेट नंबर 45 देखने वाले हैं। इसके पहले का सारा सेट अपलोड कर दिया गया है। इसके पहले का जो भी सेट छूटा है इसका स्पेशल प्लेलिस्ट बना हुआ, जाके देखिए अच्छे से, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में जो जितने भी एग्जाम होने वाला है ना, सभी एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण होगा। एनसीईआरटी पे आधारित ये पुस्तक है। बिहार एसएससी, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, सभी एग्जाम में जो जितने भी एग्जाम होने वाला है ना, सभी एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि हर प्रकार के इसमें क्वेश्चन का लेवल दिया हुआ है। ज़रूर जाके देखिए। और इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। और इसका शाम में डेली 7 बजे टेस्ट होता है। टेस्ट ग्रुप और पीडीएफ ग्रुप दोनों ज्वाइन कर लीजिएगा। इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक हम डाल देंगे। और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, आपका सारा क्वेश्चन याद हो जाएगा। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपको सारा क्वेश्चन जो है ना, माइंड कंसंट्रेट करके देखिएगा, आपका सारा क्वेश्चन याद हो जाएगा। तो चलिए प्रैक्टिस सेट नंबर 45 से स्टार्ट करते बिना देरी किए हुए। क्वेश्चन बताना है। प्रैक्टिस सेट नंबर 45 है। हम लोग डेली एक सेट कंप्लीट करते हैं। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 45 को देखेंगे। तो चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाने का अधिकार होता है, बताइए। कह रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाने का अधिकार होता है। तो एक का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? अनुच्छेद 108 के तहत। क्या हुआ? अनुच्छेद 108 के तहत जो है ना, संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाने का अधिकार होता है राष्ट्रपति को। क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2 कि निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में निर्णायक मंडल के सदस्य नहीं होते हैं, बताइए। किसके नहीं होते हैं? कह रहा निम्नलिखित में से भारत के राष्ट्रपति कौन जो है ना, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचक मंडल के सदस्य नहीं होते हैं। तो 2 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। राज्य विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य नहीं होते, लेकिन लोकसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं, और राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं। ये तीनों होते हैं, लेकिन राज्य विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर आइए 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि नीति निर्देशक तत्व के संबंध में गलत कथन को चुनिए, बताइए। कह रहा है कि नीति निर्देशक तत्व के संबंध में गलत कथन को चुनिए। तो 3 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इन्हें लागू करने के लिए न्यायालय में लाया जा सकता है, ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है। इसमें सही क्या है कि संविधान के भाग 4 में इसका उल्लेख किया गया, नीति निर्देशक तत्व का, बिल्कुल सही है। और आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किया गया। क्वेश्चन पूछा है कि नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया, किस देश से लिया गया? तो आयरलैंड से लिया गया। और डॉक्टर अम्बेडकर ने इसे संविधान की अनोखी विशेषता, मतलब संविधान की आत्मा कहा था, याद रखिएगा। तो ये जो है ना, ये तीनों कथन सही है। ये जो है इसके ऑप्शन नंबर डी जो है ये गलत है। इन्हें लागू करने के लिए न्यायालय ले जा सकता है, ये गलत है। इसमें तीनों कथन सही है कि संविधान के भाग 4 में इसका नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख किया गया है, और नीति निर्देशक तत्व बोलेगा तो आयरलैंड से लिया गया है, और डॉक्टर अम्बेडकर ने इसे संविधान की अनोखी विशेषता कहा था, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आइए 4 पे। अगर आप जो है ना इस सेट को अच्छे से अगर कंप्लीट करते हैं ना, तो आपको बहुत सारा जो एग्जाम है ना, बहुत फायदा मिलेगा। क्योंकि आप अगर सेट लगाते हो, फुल प्रैक्टिस सेट, बिहार पुलिस का, चाहे बिहार दरोगा का, चाहे बिहार एसएससी का, तो आप देखिएगा ना कि बहुत सारे क्वेश्चन आपको इस बुक से देखने को मिलता है। तो इस बुक को स्क्रिप मत कीजिए, जितना ज़्यादा हो ना रिवीजन कीजिए, वीडियो देखिए, इसका प्लेलिस्ट जाके चेक कीजिए, एक से लेकर उठाइए, सारा देख लीजिए। और सभी का पीडीएफ बोर्ड और सारा कुछ भेजा हुआ चैनल पे, जाके जरूर जुड़िए। जितना ज़्यादा हो ना रिवीजन कीजिए, आपका ज़्यादा फायदा होगा। क्योंकि इस चैनल पे ना आपको बहुत सारे क्लास ऐसे हैं ना कि आपको यूजफुल क्लास आता है, बकवास क्लास कोई नहीं आता। जितना भी क्लास आता है ना, सब इंपॉर्टेंट आपके लिए आता है। सभी क्लास को देखा कीजिए। क्वेश्चन नंबर आइए 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि किस समिति ने पंचायतों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने की सिफारिश की थी, बताइए। कह रहा है कि किस समिति ने पंचायतों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने की सिफारिश की है। तो 4 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एलएम सिंघवी समिति। कौन था? एलएम सिंघवी समिति, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आइए 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया है, बताइए। कह रहा है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया है। तो 5 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 45वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। किसके द्वारा? 1976 के द्वारा, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आइए 6 पे। कह रहा है 6 नंबर क्वेश्चन कि संविधान के भाग 12 में किससे संबंधित प्रावधान किया गया है। कह रहा है कि संविधान के भाग 12 में किससे संबंधित प्रावधान किया गया है। तो 6 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, केंद्र व राज्यों के मध्य वित्त का बंटवारा है। क्या है? केंद्र व राज्यों के मध्य वित्त का बंटवारा है। क्वेश्चन नंबर 7 पे ये कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को विधि निर्माण की शक्ति प्रदान करता है, बताइए। कह रहा है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को विधि निर्माण की शक्ति प्रदान करता है। तो 7 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, याद रखिएगा, डी होगा, अनुच्छेद 253 करता है। तो संविधान का कौन सा अनुच्छेद कह रहा है कि संसद को विधि निर्माण की शक्ति प्रदान करता है, अनुच्छेद 253 करता है। क्वेश्चन नंबर 8 पे बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य बाद 1973 में दिए गए किस निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय के सबसे महत्वपूर्ण निर्णयों में से एक माना जाता है, बताइए। क्या होगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है केशवानंद बनाम भारती
केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। बाद 1973 में दिए गए किस निर्णय को सर्वोच्च न्यायालय के सबसे महत्वपूर्ण निर्णयों में से एक माना जाता है? तो 8 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर या वो सी होगा, संविधान की आधारभूत संरचना का सिद्धांत के लिए। संविधान की आधारभूत संरचना का सिद्धांत के लिए। क्वेश्चन नंबर आइए 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि संविधान के भाग 17 में संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का वर्णन है, यह निम्नलिखित में से है, क्या है बताइए। कह रहा है कि संविधान के भाग 17 में संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का वर्णन है, यह निम्नलिखित में से क्या है। तो 9 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप है। क्या है? भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि राज्यपाल के संबंध में गलत कथन को चुनिए। कह रहा है कि राज्यपाल के संबंध में गलत कथन को चुनिए। तो 10 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वेतन राज्य की संचित निधि से दिया जाता है, ये बिल्कुल गलत है। सॉरी ये सही है, सॉरी 2 और 3 है ना, सॉरी वेतन राज्यपाल का जो वेतन होता है ना वो राज्य के संचित निधि से दिया जाता है, बिल्कुल सही है। इसमें वेतन भारत के संचित निधि से दिया जाता है, ये गलत है। वेतन भारत की संचित निधि से दिया जाता है, ये गलत है। इसमें है पेंशन राज्य की संचित निधि से दिया जाता है, ये गलत है। पेंशन जो है ना भारत की संचित निधि दिया जाता है, पेंशन जो है भारत के संचित निधि से दिया जाता है, ये बिल्कुल सही है। तो 1 और 4 सही है और 2, 3 गलत है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि किस शासक को उसके सिक्कों को बिना लिए हुए अंकित किया गया है, बताइए। कह रहा है कि किस शासक को उसके सिक्कों पर बिना लिए अंकित किया गया है। तो 11 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, समुद्रगुप्त। क्या होगा? समुद्रगुप्त। कह रहा है किस शासक को उसके सिक्कों पर बिना लिए हुए अंकित किया गया है, तो समुद्रगुप्त। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे कह रहा है कि वैदिक काल में आजीवन अविवाहित रहने वाले कन्याओं को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है, बताइए। कह रहा है कि वैदिक काल में आजीवन अविवाहित रहने वाले कन्याओं को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है, याद रखिएगा। 12 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यह क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, अमाजू कहते थे। क्या कहते थे? अमाजू, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 पे कह रहा है कि ताम्रपाषाणिक स्थलों में अनाज का सबसे बड़ा साक्ष किस स्थान से प्राप्त हुआ, बताइए क्या होगा। कह रहा है कि ताम्रपाषाणिक स्थलों में अनाज का सबसे बड़ा साक्ष किस स्थल से प्राप्त हुआ है। तो 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नवदा टोलिस हुआ है। कहाँ हुआ? नवदा टोलिस, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि 14वीं सदी पूर्व का बोगाज कोई अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है, बताइए। कह रहा है कि 14वीं सदी पूर्व का बोगाज कोई अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो 14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एशिया माइनर से प्राप्त हुआ है। कहाँ से हुआ है? एशिया माइनर से। तो कह रहा है कि 14वीं सदी पूर्व का बोगाज कोई अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो एशिया माइनर से प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 15 पे ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस संगठन का नाम वर्ष 1885 में बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा गया है, बताइए। कह रहा निम्नलिखित में से किस संगठन का जो नाम है ना वर्ष 1885 में बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा गया है। तो 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, याद रखिएगा, ए होगा, भारतीय राष्ट्रीय संघ का। किसका है? भारतीय राष्ट्रीय संघ का जो नाम बदलकर 1885 में क्या रखा गया है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा गया, याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि सुभाष चंद्र बोस के बारे में गलत कथन का चयन करें। कह रहा है ना कि सुभाष चंद्र बोस के बारे में निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन करें। इसमें बोल रहा है कि 16 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा। तो कह रहा है कि जापान की सहायता से द फ्री इंडिया सेंटर का गठन किया था, ये गलत है। इसमें सही क्या है? 1938 से 1939 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे सुभाष चंद्र बोस, बिल्कुल सही है। 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में आज़ाद हिंद सरकार का गठन किया था। कौन किए थे? सुभाष चंद्र बोस किए थे, याद रखिएगा। और नेक्स्ट है कि उन्होंने तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। तीनों कथन सही है। इसमें गलत जो है ना, जापान की सहायता से द फ्री इंडिया सेंटर का गठन किया था, ये बिल्कुल गलत है। यहाँ पे सही क्या है? 1938 और 1939 में क्या किए थे? कांग्रेस के नेता किए थे, कौन? सुभाष चंद्र बोस किए थे, ये बिल्कुल सही है। 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में आज़ाद हिंद सरकार का गठन किया था, कौन किया था? सुभाष चंद्र बोस ने किए थे। और उन्होंने तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा दिया था, सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। वही क्वेश्चन नंबर 17 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि मशस्त्र जहांगीर की शुरुआत किस मुगल शासक ने किया था, बताइए। मशस्त्र जहांगीर की शुरुआत किस मुगल शासक ने किया था? तो 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, औरंगजेब ने किया था। कौन किया था? औरंगजेब। मशस्त्र जहांगीर की शुरुआत किस मुगल शासक ने किया था? औरंगजेब ने किया था। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि फतवा ए आलमगीरी मुस्लिम कानूनों का एक संकलन निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल में लिखा गया था, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है ना कि फतवा ए आलमगीरी मुस्लिम कानूनों का एक संकलन निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल में किया गया था। तो 18 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, याद रखिएगा, बी हुआ। क्या हो? औरंगजेब ने किया था। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि इसका पीडीएफ बिना टिक किए हुए देते हैं टेलीग्राम चैनल पे, तो देखिए आप ही को फायदा होगा। अगर आप सोचिए ना कि आप उसको पीडीएफ को निकालिए, पहले देखिए कि कौन सा कौन क्वेश्चन जो है हमको आ रहा है, कौन कौन क्वेश्चन हमसे बन रहा है, फिर क्या कीजिए, फिर देखिए वीडियो,
वीडियो तो आपके पास रहता है ना एनी टाइम। देखिए कि हाँ उसको एक बार देखिए, स्पीड बढ़ा के देखिए, जितना बार देखिएगा ना आपको ज़्यादा रिवीजन होगा। क्योंकि टिक पढ़ने पता है, हम भी पढ़ते हैं, हमको पता चलता है कि क्या बेहतर तरीके से हम अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं। क्योंकि अगर वीडियो देखिएगा ना आपको ज़्यादा क्वेश्चन याद होगा। टिक आपको दे देंगे करके तो आपको बस देखना लगेगा ना उसमें कि हमको सारा यादें हो रहा है। और टेस्ट दीजिएगा ना तो लगेगा कि हाँ मेरा कौन से कितना हम मेरे अंदर क्षमता था ना, कितना हम क्वेश्चन सही कर पाएँ। तो बेहतर होगा कि एक वीडियो को जो है ना, इस वीडियो को एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार देखिए। और फिर दोबारा जब टेस्ट देते हैं फिर जाके उसको पीडीएफ निकालिए, लगाइए सेट खुद कि हाँ मेरा कितना क्वेश्चन फिर गलत हुआ है। देखिए कितना फायदा करेगा आपको। टिक देने से क्या, हमको सेट करने से क्या हो जाएगा, फिर हम कर देंगे क्या, इसमें क्या हमको भार पड़ रहा है। लेकिन चाहते हैं ना कि आप ही को फायदा हो। जब अच्छा जगह आए हैं ना, अच्छी जगह जुड़े हैं ना, तो सोचिए कि अगर हम चाहते हैं ना कि आपका भी बेहतर हो, बेहतर से बेहतर करें, कि लगता है कि आपका भी होगा, नहीं आप बोलेगा ना कि हाँ इस चैनल पे आएँ, इस चैनल से जुड़े, इस ग्रुप से जुड़े तो मेरा बहुत सारा फायदा हुआ। इसलिए हम अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं। कोशिश करके देखिए, आपको बहुत फायदा होगा। लेकिन हम सोल्यूशन पीडीएफ आप बोलिएगा हम भेज देंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं हमको है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पे, कलकत्ता में हिंदू कॉलेज के संस्थापक कौन थे बताइए। कलकत्ता में हिंदू कॉलेज के संस्थापक कौन थे। तो 19 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा। क्या, राजा राम मोहन राय ने किया था। कलकत्ता में हिंदू कॉलेज का संस्थापक कौन थे, राजा राम मोहन राय ने किया था। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि लॉर्ड डलहौजी के द्वारा भारत में रेलवे लाइन डालने का जो मुख्य उद्देश्य क्या था बताइए। कह रहा है कि लॉर्ड डलहौजी के द्वारा भारत में रेलवे लाइन डालने का जो मुख्य उद्देश्य था क्या था। तो 20 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, खानों और बंदरगाहों से जोड़ना था। तो लॉर्ड डलहौजी द्वारा भारत में रेलवे लाइन डालने का जो मुख्य उद्देश्य क्या था, तो खानों को बंदरगाहों से जोड़ना था। क्वेश्चन नंबर है 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों को जलाने को एक निष्ठुर बर्बादी किसने घोषित किया था। क्या होगा इसका राइट आंसर। देख रहे हैं क्वेश्चन का लेवल किस प्रकार दिया हुआ है। आप बहुत सारा बुक पढ़ते होंगे, लेकिन देखिए इसमें क्वेश्चन कितना अच्छा दिया हुआ है कि एग्जाम में डायरेक्ट जो है ना क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। हम खुद बिहार दरोगा एग्जाम दिए थे, उसमें बहुत सारा क्वेश्चन इस बुक से देखने को मिला था। इतनी आप आकलन कीजिए कि हाँ कितना क्वेश्चन आ सकता है हर एक एग्जाम में। इसलिए इस बुक को अच्छे से पढ़िए। जो भी इस चैनल पे क्लास आता है ना, अच्छे से कंप्लीट कीजिए, बहुत फायदा होगा। एक तरह से जो है ना रामबाण की तरह साबित होगा। आप करके देखिए, तब बोलेगा कि हाँ सही बात है। आप कमेंट करके खुद बताइए कि हाँ सही बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, सही फायदा हो रहा है नहीं हो रहा है। चलिए क्वेश्चन वापस आइए। कह रहा है असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों को जलाने को एक निष्ठुर बर्बादी किसने घोषित किया था। तो 21 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया था। कौन किया था, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों को जलाने का एक निष्ठुर बर्बादी किसने घोषित किया था, रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया था। क्वेश्चन नंबर 22 पे कह रहा है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था बताइए। कह रहा है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था। तो 22 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी ने किया था। कौन किया था, महात्मा गांधी ने किया था। 23 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित ब्रिटिश प्रधानमंत्रियों में से किसने भारत में क्रिप्स मिशन भेजा था बताइए। कह रहा है कि निम्नलिखित ब्रिटिश प्रधानमंत्रियों में से किसने भारत में क्रिप्स मिशन भेजा। तो 23 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विंस्टन चर्चिल। कौन होगा, विंस्टन चर्चिल, याद रखिएगा। यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहा है मिलान कीजिए। इसमें दिया हुआ है मसाला दिया हुआ है और शीर्ष उत्पादक क्षेत्र दिया हुआ, कौन सा राज्य जो है ना कौन मसाला का उत्पादन सबसे ज़्यादा करता है। तो 24 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर होगा बी होगा। क्या होगा, 4 3 2 1। देखिए केसर का क्या होगा, केसर का जो है सबसे ज़्यादा जम्मू कश्मीर करता है। केसर का क्या होगा, जम्मू कश्मीर सबसे ज़्यादा करता है मसाला उत्पादन, केसर का जम्मू कश्मीर। काली मिर्च का हो जाएगा केरल, काली मिर्च तो क से काली, क से केरल। हल्दी का हो जाएगा, हल्दी का आंध्र प्रदेश। हल्दी का सबसे ज़्यादा कौन करता है मसाला उत्पादन, तो आंध्र प्रदेश करता है। और जीरा कौन करता है, जीरा का राजस्थान करता है। तो याद रखिए केसर का हो जाएगा जम्मू कश्मीर, सबसे ज़्यादा जम्मू कश्मीर में ही केसर होता है, याद रखिएगा। केसर तो जम्मू कश्मीर, काली मिर्च तो केरल, हल्दी तो बोलेगा तो आंध्र प्रदेश, और जीरा बोलेगा तो राजस्थान हो जाएगा। तो केसर जम्मू कश्मीर, काली मिर्च तो केरल, हल्दी तो आंध्र प्रदेश, जीरा तो राजस्थान। क्वेश्चन नंबर आइए 25 पे कह रहा है क्वेश्चन 25 कि किस कीमत को किसानों के लिए बिना कीमत की संज्ञा दी जाती है। कह रहा है कि किस कीमत को किसानों के लिए बिना कीमत की संज्ञा दी जाती है। तो 25 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूनतम समर्थन मूल्य। क्या होगा, न्यूनतम समर्थन मूल्य। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना किस समिति की अनुशंसा पर की गई थी बताइए। कह रहा है ना कि राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना किस समिति की अनुशंसा पर किया गया था। तो याद रखिएगा 26 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा, शिवरमन समिति पे। शिवरमन समिति पर स्थापना हुआ था, छठी पंच परिचर्चा हुआ था, छठी पंच परिचर्चा में स्थापना हुआ था। और याद रखिएगा ना कि नाबार्ड का स्थापना बोलेगा तो 12 जुलाई 1982 का स्थापना हुआ था। 12 जुलाई 1982 को स्थापना हुआ था, 1982 को स्थापना हुआ था। छठी पंच परिचर्चा में हुआ था स्थापना। गिनिएगा ना, NABARD, इसमें 6 अक्षर आता है ना। तो छठी पंच परिचर्चा में स्थापना हुआ था और शिवरमन समिति पर स्थापना हुआ था। इसी के अनुशंसा पे नाबार्ड का स्थापना किया गया था। कब किया गया था, 12 जुलाई 1982 को किया गया था, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 27 कर रहा है कि भिलाई इस्पात संयंत्र
किस देश की सहायता से स्थापित किया गया, बताइए। कह रहा है ना कि भिलाई इस्पात संयंत्र के किस देश की स्थापना सहायता से स्थापित किया गया है। तो 27 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सोवियत संघ, रूस की सहायता। इसको ना रूस बोलते हैं, याद रखिएगा। तो जो है भिलाई इस्पात जो है ना, भिलाई भूल गया था, याद रखिए, भूल तो रूस गया था। तो भिलाई इस्पात संयंत्र किस देश की सहायता से स्थापना किया गया, तो रूस की सहायता से स्थापना किया गया, मतलब सोवियत संघ के सहायता से स्थापना किया गया, याद रखिएगा। नेक्स्ट है निम्न पर विचार करें। इसमें कह रहा है निम्न पर विचार करें, इसमें कह रहा है कि इसमें जो है ना उपरोक्त भौगोलिक विशेषताएं निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में विशिष्ट विशेषताएं हैं, बताइए। इसमें क्या होगा, तो 28 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा, भूमध्य सागरीय है। क्या है भूमध्य सागरीय, गर्म और शुष्क जलवायु, हल्की और गीली सर्दी, और क्या है सदाबहार ओक के पेड़, क्या है भूमध्य सागरीय है। तो कह रहा है ना कि निम्न पर विचार करें, उपरोक्त भौगोलिक विशेषताएं निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की विशिष्ट विशेषताएं हैं। ये सारा जो है ना गर्म और शुष्क जलवायु, हल्दी और गीली सर्दी, हल्की और गीली सर्दी और सदाबहार ओक के पेड़, ये सब क्या है भूमध्य सागरीय है, भूमध्य सागरीय है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 नेक्स्ट पे कह रहा है कि 29 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, बताइए। इसमें कौन जो है सुमेलित नहीं है, याद रखिएगा। इसमें जो है 29 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मानादरा कहाँ है, आपको पता है उत्तराखंड में। मानादरा कहाँ है, उत्तराखंड में, याद रखिएगा। यहाँ पे सही क्या है, बारालाचा दर्रा कहाँ है, जब हिमाचल प्रदेश सही है। सिपकुरा दर्रा कहाँ है, हिमाचल प्रदेश सही है। जलेपा दर्रा कहाँ है, तो सिक्किम में, याद रखिए। जलेपा दर्रा कहाँ है, सिक्किम में, याद रखिएगा। तो इसमें जो है ना मानादरा कहाँ हो जाएगा, उत्तराखंड। इसमें गलत था तो उत्तराखंड हो जाएगा। जलेपा दर्रा बोलेगा तो सिक्किम हो जाएगा। बारालाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश, और सिपकुरा दर्रा कहाँ है, तो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 30 पे कर रहा है 30 नंबर क्वेश्चन कि नामचा बर्मा हिमालय किस श्रेणी में स्थित है, बताइए। नामचा बर्मा हिमालय किस श्रेणी में स्थित है। तो 30 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, याद रखिएगा, बी होगा। क्या होगा, हिमाद्री या बृहत हिमालय। तो नामचा बर्मा हिमालय किस श्रेणी में स्थित है, तो हिमाद्री और बृहत हिमालय में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि नदियों की विसर्प वाहिका को गोखुर झील के रूप में पाई जाती है, क्या कहलाती है। कह रहा है कि नदियों की विसर्प वाहिका जो गोखुर झील के रूप में पाई जाती है, क्या कहलाती है। 33 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मन कहलाता है। क्या कहलाता है, मन कहलाता है। नेक्स्ट है मरुधान किसे कहा जाता है, बताइए। मरुधान किसे कहा जाता है, तो 32 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रेगिस्तान में हरियाली व जल वाला क्षेत्र को कहते हैं। तो मरुधान किसे कहते हैं, रेगिस्तान में हरियाली व जल वाला क्षेत्र को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर है 33 कह रहा है कि निम्नलिखित घास के मैदानों में सही सुमेलित है, बताइए। इसमें कौन जो है ना कह रहा है कि सही सुमेलित है, घास के मैदानों को दिया हुआ, इसमें कौन सही सुमेलित है, याद रखिएगा। इसमें 33 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, याद रखिएगा, सी होगा। लानौज कहाँ है, वेनेजुएला, बिल्कुल सही है। लानौज कहाँ है, वेनेजुएला, बिल्कुल सही है, याद रखिए। और यहाँ पे याद रखिएगा ना कि लानौज तो वेनेजुएला का ही है। पंपास कहाँ का, पंपास जो है अर्जेंटीना का है। कहाँ पंपास, अर्जेंटीना का है। पंपास अर्जेंटीना का। एक कैंपोज जो है ना, एक अर्जेंटीना का ही ये मतलब अथी का घास मैदान है, याद रखिए। ये भी अर्जेंटीना का ही होगा। और सिलवास तो ये दक्षिण पर, ये भी गलत है। तो कुछ इंपॉर्टेंट घास मैदान याद रखिएगा। स्टेपी जो है पूछेगा, स्टेपी कहाँ का, यूरोप और उत्तरी एशिया का है। पुस्टाज बोलेगा तो कहाँ का, हंगरी का है। पुस्टाज तो हंगरी का है। पेरिज कहाँ का, अमेरिका का है। पेरिज कहाँ बोलेगा तो अमेरिका का है। पंपास कहाँ, अर्जेंटीना का है। या यहाँ चिली दिया होता ना, यहाँ अर्जेंटीना का होगा। और बेल्स कहाँ का, दक्षिण अफ्रीका का है। बेल्स बोले दक्षिण अफ्रीका का है। और डाउन्स बोलेगा तो कहाँ का, ऑस्ट्रेलिया का है। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया। कैटमरी कहाँ का है, तो न्यूजीलैंड का है, याद रखिएगा। कैटमरी न्यूजीलैंड। सभी लोग जो है ना सुनिए ध्यान से क्या हम बोल रहे हैं। कैटमरी कहाँ का है, तो न्यूजीलैंड का है। सवाना कहाँ है, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया का है। सवाना अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया का है। टैगा कहाँ, यूरोप और एशिया का है। फिर से देखिए बोल रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं, सुनिए। स्टेपी बोले यूरोप और उत्तरी एशिया का है। स्टेपी यूरोप और उत्तरी एशिया का है। पुस्टाज बोलेगा तो हंगरी का है। पेरिज बोलेगा तो संयुक्त राज्य अमेरिका का है। पंपास बोलेगा तो अर्जेंटीना का है। बेल्ट्स बोलेगा दक्षिण अफ्रीका का है। डाउन्स बोलेगा तो ऑस्ट्रेलिया का है। कैटमरी बोलेगा तो न्यूजीलैंड का है। सवाना बोलेगा तो अफ्रीका एवं ऑस्ट्रेलिया का है। टैगा बोलेगा तो यूरोप और एशिया का है। इससे ज़्यादा पूछने वाला भी नहीं है, इतना याद रखिएगा, सभी को नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 34 कर रहा है कि आयतन की दृष्टि से, कह रहा है कि आयतन की दृष्टि से साफ पानी की सबसे बड़ी झील कौन सा है। आयतन की दृष्टि से साफ पानी की सबसे बड़ी झील कौन सा है, याद रखिएगा। 34 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, बैकाल है। कौन सा है, बैकाल, याद रखिएगा। नेक्स्ट है टोरेस जल डमरू मध्य किन दो द्वीपों के मध्य स्थित है, बताइए। कह रहा है कि टोरेस जल डमरू मध्य किन दो द्वीपों के मध्य स्थित है। तो 35 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑस्ट्रेलिया एवं पापुआ न्यू गिनी के मध्य स्थित है, याद रखिएगा। तो ऑस्ट्रेलिया एवं पापुआ न्यू गिनी के मध्य जो है ना कौन सा जल डमरू मध्य स्थित है, टोरेस जल डमरू मध्य स्थित है। ऑस्ट्रेलिया एवं पापुआ न्यू गिनी के मध्य जो है टोरेस जल डमरू मध्य स्थित है, याद रखिएगा। 35 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि फाइबर ऑप्टिक्स किस सिद्धांत पे कार्य करता है, बताइए। फाइबर ऑप्टिक्स किस सिद्धांत पे कार्य करता है। तो 36 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, याद रखिएगा, सी होगा। क्या होगा, संपूर्ण आंतरिक प्रवर्तन पे काम करता है। तो फाइबर ऑप्टिक्स किस सिद्धांत पे काम करता है, तो संपूर्ण आंतरिक प्रवर्तन पे काम करता है। क्वेश्चन नंबर 37 पे, क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है कि मेढक के संबंध में निम्नलिखित में से असत कथन कौन सा है, बताइए। मेढक के संबंध में कौन सा कथन असत्य है।
तो 37 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। कायांतरण में आंत बड़ी हो जाती है, एक गलत है। ये जो है ना, कायांतरण में आंत बड़ी हो जाती है, एक गलत है। इसमें सही क्या है, त्वचा से सांस लेता है मेढक, बिल्कुल सही है। और मेढक जो है चित्रक प्राणी है। मेढक क्या चित्रक प्राणी है, और ये मेढक क्या उभयचर वर्ग के अंतर्गत आता है। मेढक क्या होता है, उभयचर वर्ग के अंतर्गत आता है। और मेढक जो होता है सांस लेता है, त्वचा से सांस लेता है। और मेढक जो होता है शीतरक्त प्राणी होता है। ये तीनों कथन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर है 38 पे कह रहा है कि एक कार्बन क्रेडिट का मान कितना होता है, बताइए। एक कार्बन क्रेडिट का मान कितना होता है, तो 38 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1000 किलोग्राम CO2 होता है। एक कार्बन क्रेडिट का मान कितना होता है, तो 1000 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड होता है, याद रखिएगा। तो 38 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। क्वेश्चन नंबर 39 पे कह रहा है कि मानव शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी प्रतिशत होती है, बताइए। कह रहा है कि मानव शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी % होती है, तो 39 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर डी, 65% होता है। कितना होता है, 65%, याद रखिएगा। नेक्स्ट बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है, इसमें कौन बोल रहा है गलत है, तो याद रखिए 40 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। तांबा जो होगा ना गैल्वीकरण में होता है, ये गलत है। गैल्वीकरण में जो होता है ना जस्ता होता है, क्या होता है, जस्ता, याद रखिए जस्ता होता है। तांबा में होता है जस्ता, सॉरी गैल्वीकरण में जस्ता होता है का उपयोग होता है, तांबा का नहीं होता है। आतिशबाजी में जो होता है मैग्नीशियम होता है, बिल्कुल सही है। फर्टिलाइजर में मैग्नीज होता है, बिल्कुल सही है। इलेक्ट्रिक बल्ब में टंगस्टन होता है, ये तीनों कथन सही है। तो आतिशबाजी में मैग्नीशियम, फर्टिलाइजर में क्या होता है, मैग्नीज होता है। इलेक्ट्रिक बल्ब में क्या होता है, टंगस्टन होता है। और गैल्वेनीकरण में क्या होता है, तांबा नहीं होगा, जस्ता होगा, यहाँ पे याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी मात्रा अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होती है, बताइए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी मात्रा अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होती है, तो 41 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, H2SO4। क्या होगा, H2SO4 का मात्रा क्या होती है, अधिक होती है। नेक्स्ट है 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सांस लेने एवं छोड़ने की क्रिया के दौरान किसी गैस की मात्रा प्रभावित नहीं होती है, क्या नहीं होती, बताइए। तो 42 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रोजन नहीं होता, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ऑक्सीजन होता है, जलवाष्प होता है। तो कह रहा है कि सांस लेने एवं छोड़ने की क्रिया के दौरान कौन सी गैस की मात्रा प्रभावित नहीं होती है, नाइट्रोजन नहीं होता है, लेकिन जलवाष्प होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ऑक्सीजन होता है, ये तीनों होता है। क्वेश्चन नंबर 43 पे कह रहा है कि दूध का अपेक्षित घनत्व किसे मापते हैं, बताइए। दूध का जो अपेक्षित घनत्व किससे मापते हैं, तो 43 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इलेक्ट्रोमीटर से मापते हैं। किससे मापते हैं, इलेक्ट्रोमीटर से, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है कि निम्नलिखित तत्वों में से पृथ्वी पर सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है, बताइए। कह रहा है कि निम्नलिखित तत्वों में से पृथ्वी पर सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है, तो 44 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यूरेनियम है। क्या है, यूरेनियम है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है 45 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा तना का उदाहरण नहीं है, बताइए। इसमें कौन बोल रहा है कि तना का उदाहरण नहीं है, तो 45 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शकरकंद तना का उदाहरण नहीं है। आलू तना का है, गन्ना तना का है, अदरक तना का है। तो कह रहा है कि तना का उदाहरण कौन नहीं है, तो आलू तना का है, गन्ना तना का है, अदरक तना का है, शकरकंद जो है तना का नहीं है, याद रखिएगा। और याद रखिएगा ना कि इसका जो है ना आलू का तो आलू तना हो गया, गन्ना तना हो गया, और अदरक तना हो गया। शकरकंद जो है ना जड़ का होगा, यहाँ पे क्या होगा, ये जड़ का होगा, शकरकंद जड़ का है। क्वेश्चन नंबर 46 पे कह रहा है कि अमाशय तथा क्षुद्रांत्र द्वारा यकृत में पोषणयुक्त रक्त पहुँचती है, उस वाहिका का नाम क्या है, बताइए। कह रहा है कि अमाशय तथा क्षुद्रांत्र द्वारा यकृत में पोषणयुक्त रक्त पहुँचती है, उस वाहिका का नाम क्या है, तो 46 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, याद रखिएगा, क्या होगा, डी, यकृत प्रवेश द्वार शिरा होगा। तो कह रहा है अमाशय द्वारा क्षुद्रांत्र द्वारा यकृत में पोषणयुक्त रक्त पहुँचती है, उस वाहिका का नाम क्या है, यकृत प्रवेश द्वार शिरा कहते हैं। नेक्स्ट है कि मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा, बताइए। मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है, 47 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्लीहा है। क्या है, प्लीहा। आइए क्वेश्चन नंबर 48 पे। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है कि वस्त्र निर्माण में प्रयोग में लाए जाने वाले ऐसे पदार्थ जिनका स्रोत पादप नहीं होता है कहलाते हैं, क्या कहलाता है, बताइए। कह रहा है कि वस्त्र निर्माण में प्रयोग में लाए जाने वाले ऐसे पदार्थ जिनका स्रोत पादप नहीं होता है कहलाते हैं, तो 48 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, संश्लिष्ट तंतु कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, संश्लिष्ट तंतु कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुवांशिक रोग नहीं है, बताइए। इसमें इस ऑप्शन में जो है ना कौन सा अनुवांशिक रोग नहीं है, बताइए कमेंट में, कौन सा आंसर होगा इसका। 49 का राइट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर ए होगा, डेमेंशिया जो है ना अनुवांशिक रोग नहीं है, लेकिन हीमोफीलिया अनुवांशिक रोग है, वर्णधानता अनुवांशिक रोग है, टर्नर सिंड्रोम अनुवांशिक रोग है। तो याद रखिए डेमेंशिया जो है अनुवांशिक रोग नहीं है, हीमोफीलिया, वर्णधानता और टर्नर सिंड्रोम ये सब क्या अनुवांशिक रोग है। क्वेश्चन प्रयास कर रहा है कि हमारे शरीर का मुख्य रूप से ऊर्जा को प्रदान करता है कौन, हमारे शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करता है कौन, तो 50 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए, कार्बोहाइड्रेट करता है। तो हमारे शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करता है कौन, तो कार्बोहाइड्रेट करता है। अब आइए नोट्स पे, असमानी तत्व दिया हुआ है, हर सेट के पीछे दिया रहता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक दिया रहता है हर सेट के पीछे। देखिए इसको स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि पहला पॉइंट है ना कि विश्व की पहली रेलगाड़ी चलाई गई थी कब, 1825 में। विश्व की पूछेगा कि पहली रेलगाड़ी चलाई गई थी कब, 1825 में चलाया गया था। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि भारत में पहली रेलगाड़ी चलाई गई थी कब, 1853 में। भारत में पहली रेलगाड़ी चलाई गई थी 1853 में। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत में पहली विद्युत ट्रेन चलाई गई थी कब, 1925 में चलाई गई थी। तो भारत में पहली विद्युत ट्रेन चलाई गई थी 1925 में चलाई गई थी। और नेक्स्ट कह रहा है कि भारत में पहली राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन चलाई गई थी कब, 1969 में। कह रहा है कि भारत में पहली राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन कब चलाई गई थी, 1969 में चलाया गया था।
और नेक्स्ट है कि भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुआ था? 1905 में हुआ था। भारतीय रेलवे बोर्ड का स्थापना कब हुआ था? 1905 में हुआ था। नेक्स्ट कह रहा है कि भारतीय रेलवे बोर्ड का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1950 में हुआ था। तो भारतीय रेलवे बोर्ड का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1950 में हुआ था। नेक्स्ट कह रहा है कि रेल बजट को आम बजट से अलग किया गया था किसके सिफारिश पर? याद रखिए, एकवर्थ कमेटी की सिफारिश पर किया गया था अलग। कब किया गया था? 1924 से 25 में किया गया था, याद रखिएगा। तो कहे क्वेश्चन पूछा है कि रेल बजट को आम बजट से किस कमेटी पे अलग किया गया था? एकवर्थ कमेटी पे अलग किया गया। एक से अलग, ऐसा एक से एकवर्थ कमेटी पे अलग हुआ था। और कब हुआ था? 1924 से 25 में हुआ था। नेक्स्ट है कि रेल बजट को पुनः आम बजट में शामिल किया गया था। कब किया गया था? 2017 में किया गया था। पूछा किस कमेटी पे हुआ था, किस समिति पे हुआ था? याद रखिए, विवेक देवराय समिति पे हुआ था। किस पे हुआ था? विवेक देवराय समिति, याद रखिए, विवेक देवराय समिति पे हुआ था। मिलन मतलब मिला हुआ था, दोनों को शामिल किया गया था। अलग हुआ था एकवर्थ कमेटी पे। अगर पूछा गया दोनों को शामिल पुनः किया गया था किस कमेटी पे, तो विवेक देवराय समिति पे दोनों को मिलाया गया था। और कब किया गया था? मिलाया गया था 2017 में मिलाया गया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कलकत्ता मेट्रो रेल की शुरुआत कब हुआ था? 1984 में हुआ था, याद रखिएगा। कलकत्ता मेट्रो रेल की शुरुआत कब हुआ था? 1984 में हुआ था। और नेक्स्ट है दिल्ली मेट्रो की शुरुआत कब हुआ था? 2002 में हुआ था। दिल्ली मेट्रो की शुरुआत 2002 में। नेक्स्ट है स्वतंत्र भारत का पहला मोनो रेल चलाया गया था कब? 2014 में इसमें चलाया गया था, मुंबई से। तो कह रहा है स्वतंत्र भारत का पहला मोनो रेल चलाया गया था 2014 में, मुंबई से चलाया गया था। नेक्स्ट है कि भारत का पहला रेलवे विश्वविद्यालय खोला गया था कहाँ? बड़ौदा, गुजरात में खोला गया है। तो भारत का पहला रेलवे विश्वविद्यालय खोला गया है, बड़ौदा, गुजरात में खोला गया है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है, मुंबई में। कहाँ है? मुंबई में। तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है, मुंबई में। भारत का सबसे बड़ा गहरा बंदरगाह कौन सा? विशाखापट्टनम। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा? विशाखापट्टनम है। नेक्स्ट है भारत का कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? तो चेन्नई। भारत का कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? तो चेन्नई है। भारत का ज्वारीय बंदरगाह कौन सा है? तो कांडला है। भारत का ज्वारीय बंदरगाह कौन सा है? तो कांडला है। अब है इंपॉर्टेंट टॉपिक है, राष्ट्रीय जलमार्ग है। इसमें जो है जलमार्ग दिया हुआ है, लंबाई दिया हुआ है और कहाँ से कहाँ तक जलमार्ग है, नेशनल वाटर वे है। तो NW1 जो है ना, ये 1620 किलोमीटर लंबाई इसकी है, इलाहाबाद से हल्दिया है। याद रखिए, इलाहाबाद से हल्दिया कौन सा वाटर वे है? NW1 है, 1620 किलोमीटर लंबाई इसकी है। NW2 बोलेगा तो 891 किलोमीटर लंबाई है, सदिया से धुबरी तक है। NW2 सादिया से धुबरी 891 किलोमीटर। NW3 बोलेगा तो 205 किलोमीटर है, कोल्लम से कोट्टमपुरम। NW3 205 किलोमीटर है, कोल्लम से कोट्टमपुरम। NW4 का बात करें तो 1095 किलोमीटर है, काकीनाडा से मरकानम। तो NW4 जो है 1095 किलोमीटर है, काकीनाडा से मरकानम। NW5 का बात करें कब से कब तक है, कहाँ से कहाँ तक है, तो तलचर से धमरा तक है, 623 किलोमीटर। तो NW5 तलचर से धमरा 623 किलोमीटर। NW6 का बोलेगा तो लखीमपुर से भांगा है, 121 किलोमीटर। तो यार फिर से देखिए रिवीजन कर दे रहे हैं। NW1 बोलेगा तो इलाहाबाद से हल्दिया 1620 किलोमीटर। NW2 का बात करेगा तो सादिया से धुबरी 891 किलोमीटर। NW3 का बात करेगा तो कोल्लम से कोट्टम 205 किलोमीटर। NW4 का बात करेगा तो काकीनाडा से मरकानम 1095 किलोमीटर। NW5 का बात करेगा तो 10 तलचर से धमरा 623 किलोमीटर। NW6 का बोलेगा तो लखीमपुर से भांगा, ये क्या कितना है, तो 121 किलोमीटर है। तो ये सेट नंबर था 45 सेट नंबर कंप्लीट हो गया है। और इसका PDF चाहिए, टेस्ट देना है, तो हम इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, आप ज्वाइन वहाँ से कर लीजिएगा। दोनों ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, एक टेस्ट ग्रुप, PDF ग्रुप और एक करंट अफेयर्स भी ग्रुप है। तीनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, ज्वाइन कर लीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सभी दोस्तों में शेयर कीजिए कि हाँ सभी लोग को बताइए कि हाँ यहाँ पे जो है ना इस तरह से करवाया जाता है, सभी लोग को बताइए। और एक जो है ना, एक हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इसका, देखिए राहुल स्टडी ग्रुप इसी पे चैनल पे आएगा। देखिए 2 बुक दिख रहा है ना आपको, लूसेंट सब्जेक्टिव है, सार संग्रह है, लूसेंट ऑब्जेक्टिव है, ब्रह्मास्त्र समान ज्ञान है SPD का, रेलवे समान विज्ञान, इस सभी से आपको है ना होमवर्क डेली मिलेगा। ये बिहार पुलिस स्पेशल के लिए टारगेट बैच है, टारगेट क्लास है। सभी का आपको एक दिन पहले होमवर्क दिया जाएगा, आपको होमवर्क पढ़ना है और उसके बाद इसका डिस्कशन करवाया जाएगा यूट्यूब पर। तो आपको डिस्कशन में जुड़ना है, आपको सारा डिस्कशन यूट्यूब पे होगा, जितना आपको होमवर्क मिलेगा सारा का डिस्कशन करवाया जाएगा। वीडियो जब आएगा सारा वीडियो देखिएगा, आपका जो है ना एक तरह से एकदम राम बांग की तरह जो है ना आपका रिवीजन होगा। एक बार पहले होमवर्क पढ़िएगा, उसके बाद वीडियो देखिएगा, आपका सारा क्वेश्चन जो याद हो जाएगा, एक तरह से जो है ना एक तरह से अच्छे से रिवीजन हो जाएगा आपका। और इसका अगर PDF चाहिए तो आपका सबका होमवर्क जो चाहिए ना PDF आपका, तो आपका राहुल स्टडी ग्रुप जो जिसका लिंक डालेंगे डिस्क्रिप्शन में, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। इसी पे आपका जो है ना आपका होमवर्क मिलेगा। और अलग टेस्ट ग्रुप जो है, ज्वाइन टेस्ट ग्रुप, इसका नंबर 1 ग्रुप टेस्ट सीरीज है, ये अलग ग्रुप है, इसका भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहाँ पे लिंक पे क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिएगा। और 3 बजे जो है ना 3 PM में डेली बिहार पुलिस का फुल प्रैक्टिस सेट होता है। और आप टेस्ट देना चाहते हैं तो जरूर जुड़िए टेस्ट ग्रुप से, अब आपको जो है ना बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि जितना टेस्ट दीजिएगा उतना आपको ज़्यादा फायदा होगा। और 7 PM में जो अभी हम पढ़ रहे हैं थे ना क्लास वाला जो एरिया का, इसी का शाम में 7 बजे होगा, डेली टेस्ट होता है, शाम में 7 बजे डेली होता है। 3 बजे बिहार पुलिस का होता है, शाम में 7 बजे एडिटोरिया पाजर का बुक होता है।
और ये देखिए यहाँ पे जो है ना होमवर्क टेस्ट देने के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इसका 2000 सब्सक्राइबर जल्दी जल्दी कीजिए कि जल्दी से इसको होमवर्क श्रृंखला है ना, इसको जल्दी से स्टार्ट करें। तो आप लोग का कर्तव्य बनता है कि हर ग्रुप में इसको फैलाइए, ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से सब्सक्राइब कीजिए, हर क्लास को देखिए। इसको हम 2000 सब्सक्राइबर जैसे ही होगा वैसे ही इसका होमवर्क सीरीज स्टार्ट कर देंगे। आपको एक दिन पहले होमवर्क दिया जाएगा, आपको होमवर्क पढ़ना है, उसका डिस्कशन आपको देखना है यूट्यूब पर जाकर के। आपको सारा जो है जैसे आपका टेस्ट भी हो ही रहा है, आपका हर प्रैक्टिस सेट हो ही रहा है, यूट्यूब पर प्रैक्टिस सेट करवा ही रहे, उसका भी आपको PDF दे ही रहे हैं। एक तरह से आपका जो है ना एक तरह से एकदम पूरा एक तरह से पैकेज आपको मिल रहा है, इसलिए से हर जगह जो है ना फैलाइए, सपोर्ट कीजिए। तो आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास कल देखते हैं। तब तक के लिए आप लोग को जय हिंद।